नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि अफ्रीका से आई खौफ की आहट के बीच ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। अब तक ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो देश में कुल 5 केस मिल चुके हैं। WHO ने कहा है कि इस वेरिएंट को दुनिया भर में फैलने से रोकने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक जो है वो काफी नहीं होगी। इसके लिए पहले की तरह अलर्ट रहना होगा। ऐसे में तो अभी ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों की शोध जारी है। 50 से ज्यादा दरअसल ये म्यूटेशन बदल चुका है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस तीसरी लहर की शुरुआत माना है। बहरहाल पैनिक तो नहीं होना है, ये हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से सावधान रहना होगा क्योंकि जरा सी लापरवाही एक बार फिर से लॉकडाउन वाला दौर ला सकती है। दुनिया के प्रभावित देशों में भारत अभी बहुत नीचे है। इसकी वजह यह है कि भारत में कोरोना की संक्रमण दर बाकी देशों से काफी कम है। अब सवाल यह है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। क्या इससे लोगों की जान जा सकती है? ओमिक्रॉन का टारगेट कौन है? क्या ये बच्चे भी हो सकते हैं? विशेषज्ञों के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन से किसी की मौत की पुष्टि नहीं है। हालांकि अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कहीं भी कोविड की मृत्यु दर में उछाल नहीं आया है। लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन मौत की सूचना नहीं है। ओमिक्रॉन की संक्रमण दर डेल्टा से अधिक है। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों और डॉक्टरों की माने तो ओमिक्रॉन से संक्रमित अधिकांश रोगियों में अभी तक गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और हाई पल्स रेट का अनुभव किया गया है। WHO ने बताया है कि ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा म्यूटेंटेड वर्जन है। अब तक 32 बार म्यूटेशन हो चुका है, इसलिए सरकार ने सावधानी बरतने को कहा है। लक्षणों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, मांसपेशियों में खिंचाव है। जहाँ तक इस नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन की बात है तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। यूपी सरकार भी अलर्ट पर है। लखनऊ समेत हर एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में जो हमारे मेन बाहर के ट्रैवलर्स की आवक रहते हैं वो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन है प्रमुख हमारे, और बस स्टैंड पे है। इन सभी जगहों पे ऊपर टेस्टिंग एवं सैंपलिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो हमारी 12 टीमें लगी हुई है रेलवे स्टेशनों पर, जो कि 24/7 कार्यरत है। 3 पालियों में कार्यरत है। और जिन लोगों का यदि टेम्परेचर ज़्यादा आता है थर्मल स्कैनिंग के बाद उनकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के साथ टेस्टिंग कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट। तो ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तरह के सवाल आम लोगों के दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में मामला सामने आया, इसलिए चर्चा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, क्या जानकारियां मिली हैं? जो शख्स मिला है उसने कहां से, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही, अभी उसकी हेल्थ को लेकर क्या कोई अपडेट है? जरा अब बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये कंफर्म किया कि दिल्ली में एक जो केस है वो ओमिक्रॉन का कंफर्म किया है और ये जो मरीज़ है ये दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती है। और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री ये कुछ दिन पहले तंजानिया से भारत आया था और उसके बाद उसको यहाँ पे एयरपोर्ट पे टेस्ट करवाया गया था, जिसके बाद उसकी कोविड की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद दिल्ली का जो LNJP अस्पताल है, जो कोविड का अस्पताल है, वहाँ पे इसको भर्ती करवाया गया था। और इसके साथ साथ 5 और लोग हैं जिनकी जांच करवाई गई है और जिनकी रिपोर्ट, जिसमें से एक जो रिपोर्ट आई है वो अभी पॉजिटिव आई है, लेकिन 4 लोगों की जो रिपोर्ट है अभी वो पेंडिंग है। ठीक प्रीति जी, ठीक। डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर राजेश पारिक निदेशक जसलोक अस्पताल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करती हूँ। डेल्टा वेरिएंट ने क्या कहर बरपाया हमने देखा, ओमिक्रॉन क्या है? अगर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूँ, इसे सरल वर्ड्स में अगर आप समझाएं तो क्या है इसमें अलग, और क्या हम डरें या हम नहीं डरें?
देखिए, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि वायरस जो है वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, इस तरह से इस बार भी वायरस ने अपना स्वरूप बदला है। अब इसमें से कुछ बार स्वरूप बदलते टाइम वो थोड़ा वीक हो जाता है, कई बार वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी आप देखेंगे अगर पिछले 2 सालों के अंदर, तो WHO ने कुछ जो वायरस है, वेरिएंट्स है जो इसके अलग प्रकार है, तो उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया, और कुछ वेरिएंट है जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला गया है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। अब इसमें बात सिर्फ ये है कि अभी इसके ऊपर हमारे पास बहुत अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि जितना इनिशियल डेटा जो चीजें सामने आ रही है उसमें ये पता लगा है कि जो ये वेरिएंट है ये ज्यादा संक्रामक है। इसमें 4 चीजें देखनी पड़ती है हमें कि ये ज्यादा संक्रामक है, ये ज्यादा जानलेवा है, कि हमारी वैक्सीन इसके ऊपर असर करेगी या नहीं, या हमारे जो ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है उनमें कोई बदलाव आएगा कि नहीं। तो फिलहाल अभी हमें एक चीज के ऊपर जो है, जिस तरह से डेटा शो कर रहा है कि संक्रामक ज्यादा है। ठीक, ये जो है संक्रामक है, तो हमारे लिए अलर्ट रहना जरूरी है। डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजेश जी, जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं कि ठीक है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और अब तो वैक्सीनेशन, ये शुरुआती हमारे पास एटलीस्ट उपाय हैं, तो हमें डरने की तो जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा सावधान रहना होगा। हमको जो भी हमारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होती है, हाथ धोना, मास्क पहनना, अंतर रखना, और अभी उसके साथ साथ वैक्सीन के दोनों डोज लेना और बूस्टर भी लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप पूछ रही थी कि ये वायरस कैसे अलग है, ये म्यूटेशन कैसे अलग है। हाँ, तो देखिए, कोई भी वायरस या म्यूटेशन को 5 तरह से देखा जाता है। एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी, वो कितना फैलता है। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिवियरिटी, वो कितना कठोर है। तीसरी बात होती है डिटेक्टिबिलिटी, यानी टेस्ट पे वो पकड़ा जाता है कि नहीं। चौथी बात होती है वैक्सीन इम्यूनिटी, वो वैक्सीन इम्यूनिटी को एस्केप कर सकता है क्या नहीं। और फाइनली ट्रीटमेंट। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। अभी तो हम लोग सब जान रहे हैं कि जब हम ये कितना जल्दी फैलता है, देख सकते हैं कि 500% ज्यादा फैलता है डेल्टा प्लस वेरिएंट से, जो भी बहुत ही फैल रहा था। तो जो ज्यादा फैल रहा था उससे भी ये ज्यादा फैल रहा है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं अभी तक कि ये ज्यादा कठोर नहीं दिखाई दे। देखिए, 11 नवंबर को पहले 3 केसेस बोट्सवाना में मिले थे। हम इससे ये भी जान सकते हैं कि शायद 4-5 दिन पहले वो वायरस आया होगा उधर, 11 नवंबर को देखा। तो करीब 1 महीना होने को आया है और अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। डेल्टा प्लस की कहानी तो एकदम बिल्कुल अलग थी। तो इससे लगता है कि ज्यादा करके ये लीथल नहीं है। तीसरी बात, इस पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया, अच्छा हुआ। आपने कहा कि 500% ज्यादा संक्रमित ये करता है। तो एक अगर ओमिक्रॉन का मरीज है, वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? एक सवाल ये। और RT-PCR का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो ये मेरा सवाल था आपसे अगला, कि क्या ये RT-PCR में डिटेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं? अच्छा, तो आपका पहला सवाल, एक मरीज को होगा तो उससे करीब 12 लोगों को हो सकता है। इसको R0 करके है कि 1 का फिर 2 होता है, 4 होता है, तो ये 12 तक जा सकता है। इन्हें बहुत ही जल्दी फैल सकता है। लेकिन RT-PCR की डिटेक्टिबिलिटी के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो RT-PCR पकड़ता है वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो एस्केप होता है वो तो हम नहीं जान पाते हैं। और वैसे भी RT-PCR में काफी बड़ी फॉल्स नेगेटिविटी होती है, यानी जिनको है वो नेगेटिव आ जाते हैं RT-PCR में। लेकिन चौथी बात, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये वैक्सीन इम्यूनिटी को डॉज करता है क्या। हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं वायरस का और लेबोरेटरी में देखते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि ये डॉज कर पाता है। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में ये काफी ज्यादा है वैक्सीनेटेड लोगों से। तो ये अभी पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर्ड है। लेकिन खुशी की बात ये है कि कल ही खबर आई कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने एक नया मॉलिक्यूल रेडी किया है जो लेबोरेटरी में ये वायरस को खत्म कर देता है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट आ चुकी है, शायद डिटेक्टेबल हो नहीं हो, शायद इम्यूनिटी को डॉज कर नहीं करे। बट सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कितना कठोर है। अभी अगर ज्यादा कठोर नहीं रहेगा तो उसमें खुशखबरी भी है, और ये है
कि ये इतना ज्यादा फैलता है कि ये डेल्टा प्लस को दूर कर देगा। और अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, पूरे यूरोप में एक चौथी बड़ी लहर आ चुकी है डेल्टा प्लस वेरिएंट की, और WHO का एस्टिमेट है कि करीब 5 से 10 लाख मौतें होने वाली है मार्च एंड तक। तो अगर ये इतना कठोर नहीं रहेगा और डेल्टा प्लस को दूर कर देगा तो वो एक खुशखबरी की बात हो सकती है, लेकिन अभी तक हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम फिर भी बार बार हमारी गुजारिश है कि हमें पैनिक नहीं होना है, वी हैव टू फाइट, हमें लड़ना है मजबूती के साथ। डॉक्टर समीर, मैं जब डेल्टा के बारे में पढ़ रही थी, ये क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में आपसे समझना चाहूंगी, और उसमें मैं ये पढ़ रही थी कि डेल्टा की तुलना, डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे, और मैं अभी जो रिसेंटली जो मैं अभी पढ़कर आई हूँ उसमें था कि इसके तो 50 म्यूटेशंस हो चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो कारगर है, क्योंकि इस पर भी एक पूरे इंटरनेशनल मंच पर बहस हो रही है, तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ये जो प्रोटीन स्पाइक है एक्चुअली ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इसमें म्यूटेशन की भी हम बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन वैसे भी इससे पहले भी कुछ वायरस आए हैं जिनके अंदर ये म्यूटेशन जो बदलाव देखे गए हैं, पर जैसे आपने बिल्कुल पॉइंट ठीक उठाया कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर म्यूटेशन देखी गई है, और उसके अंदर करीब टोटल 50 म्यूटेशंस और 32 के करीब इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर देखी गई है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो वाला हिस्सा है जो आप हेयर लाइक नुकीला उसके ऊपर पार्ट देखते होंगे, जिसे वो ह्यूमन सेल में एंटर करता है वहां से। तो ये वाला, और हमारी ज्यादातर जो वैक्सीन है वो इसी के लिए बनी होती है, मतलब इसी के ऊपर काम करती है, वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर। तो इसलिए जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो इसके ऊपर एफिकेसी रहेगी उसके ऊपर निश्चित तौर पर फर्क आएगा, और अभी उसके ऊपर डेटा आना काफी बाकी है। बट जो कुछ चीजें और सामने आई है साउथ अफ्रीका से, वो आई है कि इसमें री इन्फेक्शन भी देखा गया है। री इन्फेक्शन का मतलब जिनको पहले भी कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा हो जिन लोगों को, उनको भी दोबारा से जो है इससे इन्फेक्शन हुआ है। एक हम जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो देखते ही हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं और उसके बाद आपको पुनः संक्रमण हो रहा है, पर इसमें री इन्फेक्शन रेट भी देखा गया है। हालांकि वैक्सीन की एफिकेसी पे जिस तरह से हम डेल्टा की अभी बात कर रहे थे कि देखिए डेल्टा पे थोड़ा कम हुआ था अल्फा से एफिकेसी, बट इसके ऊपर कितनी एफिकेसी कम होगी इसके ऊपर अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस पर बहस चल रही है अभी, इसको डिटेक्ट करने को लेकर जो हमारे पास मार्केट में वैक्सीन्स हैं, क्या वो सफिशिएंट है, हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, या हमें कुछ और भी कदम उठाने होंगे। प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, दिल्ली एनसीआर में क्या कोई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि सख्ती को लेकर बार बार बातें हो रही हैं, और अब जब मामला सामने आ गया है तो फिर और ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल होगा। बिल्कुल, गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि जो बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन फ्लाइट को रोक दिया जाए, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं एयरपोर्ट की खास तौर पे, क्योंकि ये जितने भी केस अभी तक जो डिटेक्ट हुए हैं वो सबकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, तो एयरपोर्ट पर ज़रूर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अगर कोई भारत आता है, बाहर से विदेश से कोई भी नागरिक भारत आता है तो उसका कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, मतलब मस्ट हो जाता है, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर किसी का टेस्ट करवाने के बाद भी अगर किसी का जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आती है, तो निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उसको 7 दिन घर पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और 8वें दिन फिर उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो सरकार लगातार अलर्ट है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियां अपने स्तर पर निभानी होगी, लापरवाहियों को कम करना होगा, और बेशक से हमें डरना नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अलर्ट रहना। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रीति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और एम्स समेत कई बड़ी सौगात देंगे